बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार फ्रॉम पैरामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वर्ग 8 को विषय हिंदी पाठ 2 से अन्याय के विरुद्ध के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। उसका कुछ शब्दार्थ दिया गया है जो हम लोग देखेंगे। तनख्वाह मतलब होता है वेतन। आश्चर्य का मतलब हैरानी, अस्तित्व किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का भाव। अनर्थ का मतलब होता है जिसका अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, उसका मतलब होता है अनर्थ। अचरज मतलब हैरानी। निर्मम कठोर। हृदयहीन का मतलब होता है निष्ठुर, मतलब जिसके हृदय में किसी प्रकार का दया भाव नहीं हो उसको निष्ठुर बोला जाता है। आइए अब हम लोग जो ये चैप्टर का नाम लिखा है अन्याय के विरुद्ध, तो अन्याय मतलब नीति के खिलाफ जो होता है उसको अन्याय बोलते हैं। जो नियम के विरुद्ध होता है उसको अन्याय बोलते हैं। और उसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अन्याय के विरुद्ध किस प्रकार कार्य होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी इस पाठ के माध्यम से। कुछ दिन पहले यह कहानी जो है, सबसे पहले समझ लीजिए, यह कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध रूसी कथाकार एवं नाटककार संतोष चेखोव। इसका हिंदी अनुवाद श्री प्रभाकर द्विवेदी ने किया है, मतलब यह हिंदी अनुवाद है पर लिखा गया है रूसी भाषा में। चेखोव ने हास्य व्यंग की पत्रिकाओं में लेख लिखे, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। चेखोव ने बच्चों के लिए भी काफ़ी लिखा है। चेखोव के लोकप्रिय नाटक हैं सीगल, तीन बहनें, चेरी, ऑर्चर्ड आदि। इस कहानी में चेखोव ने यह संदेश भेज देने का प्रयास किया है कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए, है ना। अन्याय को सहना क्या है? एक जुर्म है। अन्याय सहना एक क्या है? जुर्म है। और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर एवं निर्मम संसार से संघर्ष करना होगा। इन संसार में, हमारा जो संसार है, हमारी जो दुनिया है, उसमें दब्बू समझ रहे हैं? दब्बूपन जो सहता है उसको दब्बूपन बोलते हैं। भीरू और कायर लोगों के लिए जगह नहीं है। मतलब अपनी परिस्थिति को धैर्य के साथ, वीरता के साथ बदलना क्या कहलाता है? कायरता के विरुद्ध होता है। कुछ दिन पहले की बात है, कहानी में दिया हुआ है कि कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, ये लेखक जो हैं बता रहे हैं, जो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टरनी है जिसका नाम क्या है? जूलिया। तो उनको अपने कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। जूलिया एक क्या है? टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। और उसे ये चेखोव जी जो हैं बुलाते हैं अपने कमरे में और कहते हैं कि तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब कर दूँ, है ना। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान चुका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। मतलब जूलिया पैसे मांगने का काम नहीं करती थी, वह समझती थी कि लोग खुद हमें पैसे दे देंगे। तो पैसा ऐसा चीज़ होता है जिसे हर इंसान की ज़रूरत होती है, भले ही वह ना मांगे, लेकिन पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। यह समझने की चीज़ है। और अपने अस्तित्व, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। जूलिया पैसे नहीं मांगती थी, तो लेखक बोलते हैं, इस तुम्हारी स्थिति को मैंने भांप लिया है, जो तुम पैसे मांगने वाली नहीं हो, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं पैसा देता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। मतलब 30 रुपये महीना पर जूलिया ने उनके बच्चे को पढ़ाना शुरू की थी। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। जूलिया बोलती है, जी नहीं, 30 रुपये नहीं, 40 रूबल में तय हुई थी। नहीं भाई, 30।
मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। मतलब इससे पहले भी जो मास्टरनी या मास्टर पढ़ाए हैं उससे भी हमने 30 रुपये ही महीना दिया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। मतलब दोनों के बातों में अंतर आ रही है। वो बोल रहे हैं जो हम तुमको 30 रुपये महीने पर रखे हैं और अभी तक जो भी हमारे यहाँ पढ़ाए हैं उसे 30 रूबल ही दिए हैं और अभी तक तुम्हारा 2 महीना हुआ है। लेकिन इनका कहना है, ये मास्टरनी का कहना है जो नहीं, हम जो पढ़ाए हैं वह 2 महीना 5 रोज है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। ठीक है, महीने में एक भी नागा न हुआ हो, मतलब एक भी एब्सेंट नहीं हुआ होगा, तब तुम्हारे 60 रुपये बनते हैं, नहीं तो फिर उससे कम बनेंगे। आइए, लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे। ये तो हो गया। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है। लेखक कहते हैं तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कुल्या को सिर्फ घुमाने भर ले गई थी, है ना। मतलब लेखक का कहना है कि तुमने जिस दिन काम नहीं किया उस दिन का पैसा तुम्हारा नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। इन सारी बातों को सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वह घबरा गई कि भाई ऐसे कैसे हो गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। मतलब वह मन ही मन अभाव दिखा रही थी कि आखिर ये आदमी जो है ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, मतलब इतवार मतलब संडे को तुमने नहीं पढ़ाई है और 3 छुट्टियाँ ली, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। मतलब 12 रूबल 12 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। उधर कुल्या 4 दिन बीमार रहा। कुल्या जो उनके बच्चे हैं वह टीचर के जाने के बाद भी 4 दिन बीमार थे, इसलिए उसने नहीं पढ़ा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। मतलब ये सारे हिसाब किताब पूरा लिख के रखे हुए हैं, जो कितने दिन आपने पूरा पढ़ाया, कितने दिन छुट्टियां ली, कितने दिन आधा पढ़ाया, ये सारे का हिसाब ये बता रहे हैं। तो 12 जमा 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है ना। मतलब ये सारी छुट्टियां काटकर तुम्हारे 41 रूबल बच रहे हैं। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। इन सारी बातों को देखते हुए, इन सारी स्थितियों को देखते हुए जूलिया की आंखें भर आई। उसने धीरे से खांसा, इसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली एक शब्द भी नहीं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख को, अन्याय के खिलाफ बातों को सहन करते रहते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं हैं, आभास करते हैं। लोग जो अगले व्यक्ति होते हैं वो आभास करते हैं। आइए आगे चलते हैं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। लेखक कह रहा है हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। मतलब लेखक डायरी को खोलते हैं और उसमें कुछ देखते हैं और तब बताते हैं 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। हाँ, 1 जनवरी जिसको तुमने क्या की थी? चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कुल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। मतलब उसकी कटौती धीरे धीरे, एक एक गलती पर उसकी कटौती हो रही है। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने बान्या के जूते चुरा लिए
अब देखो तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे नहीं, जूलिया के दबी जुबान से कहना चाहा। जूलिया ने दबी जुबान से कहा जी नहीं, हल्के स्वर में कहा जी नहीं, पूर्ण रूप से ऊंची आवाज़ में वह नहीं बोली। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। जूलिया भी हाँ में हाँ भरती है जी हाँ, अगर आप डायरी में लिख के रखे हैं या आप कह रहे हैं तो आप झूठ नहीं बोलते होंगे, हो सकता है सच होगा, है ना? यह ऐसी बात कही। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? अब जूलिया से रहा नहीं गया और उसने मुलायम मृदु वाणी में नहीं, कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए कही जी ठीक है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। मैंने उसने ऐसी कठोर शब्द में कही ठीक है, जितना दिन मैंने काम नहीं किया या जो भी हमसे कमी हुई घटाओ उसमें से 27, 41 में से, मतलब जो हमको हमारे सैलरी में से कटौती करना है वह कटौती कर लो। और अब बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? वह बोली। जूलिया की आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। उसने करुणा भरी आवाज़ में बोली, जब मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, 10 नहीं, कुछ ही पैसे मिले थे जो आपकी पत्नी ने मुझे दी थी, और वह थी सिर्फ 3 रूबल, मतलब 3 रुपये। आइए आगे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, क्योंकि 3 रुपये उसकी पत्नी ने जूलिया को दी थी, इसलिए 3 रूबल और घटा दिया गया। देख लो भाई, यह रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो ठीक है ना? लेखक ने उसे यह बताया कि अब तुम्हारे 14 में से 3 घट गया, बच गया 11 रुपये। क्या यह ठीक है ना? आगे देखिएगा, समय क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ठीक है ना? ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसने कांपते हाथों 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिए। वह धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मतलब वह इन सारी बातों को, अन्यायपूर्ण बातों को सहन करते हुए जो पैसा मिला कटौती करके, वह किसी तरह से रख ली और धन्यवाद कहते हुए चली गई। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? लेखक कहते हैं, जो मैंने गुस्से में क्या किया, उबलने लगा और कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया, अब जो है जूलिया से रहा नहीं गया। अब वह आगे क्या कहती है देखिए, लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? मैंने ऊंचे स्वर में कहा। लेखक अब कह रहे हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया है उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। जूलिया ने कहा, जो मैंने आज तक जो काम किया है
कुछ लोगों ने तो मेरे साथ बहुत बदसलूकी की है, मेरे साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य किया है। कुछ लोगों ने तो मुझे अब तक पैसे भी नहीं दिए हैं, लेकिन आपने तो मुझे कटौती करके भी पैसे दिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद आपको करती हूँ। और इस बात को सुनकर लेखक का गुस्सा जो है शांत हो गया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। लेखक ने कहा, तुमको, लेखक बोलते हैं कि तुमको अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया? यह बात सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं धीमा कर बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मतलब होता है बिल्कुल अन्यायपूर्ण मजाक करना, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। अब जूलिया सोचती है जो क्या बात हमसे पूछा जाएगा। जूलिया, देखिए जूलिया लिखा हुआ है, उसके आगे मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन दिया हुआ है, मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब है जो आश्चर्यजनक बात हो रही है वहाँ पर। क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके? मतलब उसके अंदर यह बात आ रही है कि आदमी इतना भी गिरा हुआ नहीं है, आज आदमी का मन इतना दब नहीं गया है, उतना कायर नहीं हो गया है कि वह सामने वाले जो अन्याय कर रहा है उसको सहन कर सके, इसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। मतलब लेखक जूलिया के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वह एक सीख दे रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारे जीवन के मार्ग पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे क्रूर लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय करेंगे और तुम उस अन्याय को सहते जाओगे और तुम्हारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए उस अन्याय को सहने का प्रयास नहीं करना है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। जो लोग इस संसार में वैसे व्यक्ति हैं जो निर्मम हैं, निर्मम मतलब जिनके दिल में दया नहीं है, हृदयहीन है, हृदय से अपनी आत्मा से सोचते नहीं है जो उसके साथ हम ऐसा जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें अपने ताकत को बनाना होगा, अपने अंदर वह जज्बा पैदा करना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मतलब जो भोले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसा मत सोचना चाहिए कि हमारे लिए संसार में कोई जगह नहीं है। वो अपने अंदर उस काबिलियत को पैदा करे, अपने अंदर उस जज्बा को पैदा करे जिससे आपको कोई बोर महसूस नहीं करे, जिससे आप अपने आप को कायर महसूस नहीं करें, आप अपने आप को बहादुर साबित करें। इस तरह से जूलिया को ऐसे शिक्षा दी गई। तो लेखक के द्वारा जूलिया के साथ ऐसा जो व्यवहार किया गया, तो इसलिए व्यवहार किया गया जो जूलिया एक क्या है, नारी है, और नारी को बहुत ही हमारे समाज में अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तो उस नारी को अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाएगी, अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बचाएगी, अपने समाज में कैसे अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करेगी, उसके लिए उसके जज्बा को तैयार करना, उसके लिए उसको प्रेरित करना इस पाठ के द्वारा समझाया गया है। तो इस पाठ में
ये जो पैसा काटा गया, जूलिया के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, वह उसको सीख देने के लिए किया गया। तो हम लोगों को भी एक सीख मिलती है, जो हमें हमारे समाज में किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को सहन करना महा अन्याय है। मतलब अन्याय करने वाला से अधिक अन्यायपूर्ण कार्य किसका होता है? जो उस अन्याय को सहता है। इसलिए उस अन्याय को सहने की ज़रूरत नहीं है, उस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है और उससे काबिलियत के साथ लड़ना है और उससे मुक्ति पाना है। तो अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना चाहिए, अन्याय नहीं सहना चाहिए और हमेशा अन्याय का साथ देना चाहिए। अन्यायपूर्ण कार्य से हमेशा लोगों को क्या होता है? दुख होता है। हमें लगता है कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो अन्याय के विरुद्ध हमें कैसे कदम उठाना चाहिए। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस पाठ को स्वयं पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। और अगले वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।